सभी को नमस्कार मित्रों, भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लैंडमार्क जजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं। दूसरे बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी ए.के. गोपालनवाद, हमने बात की थी मेनका गांधी केस के बारे में जिनका संबंध की आर्टिकल 21 से है। उसके बाद में हमने इंदिरा साहनी नागराज केस के बारे में पढ़ा जिनका संबंध मोस्टली आरक्षण से है। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं एस.आर. बोम्मई वर्सेस भारत संघ केस। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है।
तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। देखिए SR बोम्मई जो थे, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। कौन थे ये उस समय के कर्नाटक राज्य के CM थे। CM जनता दल ने अपनी सरकार बनाई 1988 में, और जनता दल के CM के रूप में SR बोम्मई ने अपनी सरकार बनाई। ये उस समय के तत्कालीन कर्नाटक के CM थे। अपना बहुमत होने के बाद ये अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन विपक्ष के एक विधायक ने उस समय के जो राज्यपाल थे वेंकट सुवैया जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के 20 विधायकों के हस्ताक्षर भी उनको भेजे और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है, अतः यहाँ पर राष्ट्रीय शासन लगा दिया जाए। देखिए क्या था, दोबारा समझना। SR बोम्मई की सरकार थी कर्नाटक में 1989 की हम बात करते हैं, लेकिन इस दौरान विपक्ष के एक विधायक ने राज्यपाल को पत्र लिखा कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ विधायकों ने पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। क्योंकि वो 20 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है जिनके हस्ताक्षर उस पत्र में भेजे गए थे, इसलिए वर्तमान समय में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि SR बोम्मई के पास बहुमत नहीं है। अतः बहुमत नहीं है, इस स्थिति में यहाँ पर आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन को लागू करवा दिया जाए। और वेंकट सुवैया जी ने बिना सोचे समझे राष्ट्रपति को पत्र लिखा और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि SR बोम्मई ने अपना बहुमत खो दिया है, अतः यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए मित्रों, बहुमत है या नहीं है, हमेशा सिद्धांत यही कहता है, नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि बहुमत है या नहीं, इसका अगर हम बात करें निर्णय विधानसभा में होना चाहिए। राजभवन में बैठकर किसी भी सरकार के बहुमत होने या न होने की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन बेसिकली ऐसा देखा गया है कि अधिकांश जब क्या होता है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार है, तो संवैधानिक इतिहास में इस चीज़ों के हमारे पास बहुत सारे गवाह पड़े हैं, सबूत पड़े हैं कि उस राज्यों में राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी, तो वहाँ पर राष्ट्रीय शासन को लागू किया गया था, और वर्तमान समय में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही वेंकट सुवैया ने राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशन किया कि कर्नाटक में SR बोम्मई अपनी सरकार में बहुमत खो चुके हैं, विधानसभा में बहुमत खो चुके हैं, यहाँ पर आर्टिकल 356 का प्रयोग कर दिया जाए। अब जैसे ही ये पत्र राष्ट्रपति को मिला, सुबह पत्र मिला और शाम तक SR बोम्मई के पार्टी के कुछ विधायकों ने, वैसे 7 विधायकों ने ये बात कही कि जो 20 हस्ताक्षर आपको भेजे गए हैं उनमें हमारे हस्ताक्षर ज़बरदस्ती ले लिए गए हैं, धोखे से ले लिए गए हैं। और उधर SR बोम्मई ने कहा कि देखिए मुझे बहुमत है या नहीं, इसके लिए मुझे बहुमत साबित करने का मौका दीजिए। उन्होंने फ्लोर टेस्ट की मांग की कि पहले मुझे बहुमत साबित करने का मौका दीजिए, उसके बाद आपको 356 जो भी करना है वो करिए। लेकिन उसकी बात को नहीं सुना गया। जब SR बोम्मई की बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया। तब SR बोम्मई ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 1994 में ये केस बना SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ केस 1994, और 1994 में इसका निर्णय आया। और क्या निर्णय आया मित्रों, पहले हम 356 की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि निर्णय क्या आया। देखिए, जब आर्टिकल 356 लागू किया जाता है तो हमारे संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं तो 2 माह के भीतर संसद से इसकी अनुमति लेनी होती है। यानी कि अगर एक बार घोषणा हो गई है तो 2 महीने तक ये लगा ही रहेगा। लेकिन उस समय क्या होता था 1994 से पहले कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, हाथों हाथ क्या किया जाता था, उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता था।
दो चीज़ें होती है, एक होता है भंग करना और एक होता है सस्पेंड करना, यानी कि निलंबित करना। भंग करने के बाद विधानसभा का गठन जो होता है वो नए सिरे से होता है, नई विधानसभा ही गठित की जाती है। लेकिन निलंबन का अर्थ ये होता है कि कुछ समय के लिए विधानसभा का निलंबन कर दिया है, विधानसभा बाद में दोबारा से जीवित हो सकती है जब राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाए। लेकिन उस समय राष्ट्रपति शासन क्या होता था, विधानसभा को भंग कर दिया जाता था। अब जब 1994 में एसआर मुंबई केस का रिजल्ट आया, निर्णय आया, तो उसमें क्या कहा गया कि प्रथम 2 माह में विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा, सिर्फ निलंबित किया जाएगा, सिर्फ निलंबित किया जाएगा, भंग नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले क्लियर होना चाहिए कि इसके बाद संसद इसकी अनुमति देती है कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो सिर्फ 2 महीने तक चलेगा। अगर इसे आगे चलाना है तो संसद से अनुमति लेनी होगी, और संसद अनुमति देती है तो 6 माह तक लगा रहेगा। लेकिन उससे पहले ही आपने विधानसभा को भंग कर दिया, ये तो गलत है। यानी पहली दफ़ा विधानसभा को निलंबित ही किया जाएगा, फिर 2 महीने के बाद अगर राष्ट्रपति शासन चलता है तो फिर चाहे तो उसको भंग किया जा सकता है। क्या कहा, पहली दफ़ा तो ये कहा कि विधानसभा को सिर्फ और सिर्फ निलंबित किया जाएगा प्रारंभिक अवस्था में, बाद में चाहे तो इसको भंग किया जा सकता है। दूसरा ये कहा कि आर्टिकल 356 का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो ये अपने आप में निर्वाध नहीं है, इस पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई है। यानी कि राष्ट्रपति शासन लग गया है, वो कितना सही है, कितना सही नहीं है, कितना उसमें नेचुरल जस्टिस है, इस चीज़ की जांच न्यायपालिका चाहे तो कर सकती है। और अगर न्यायपालिका को लगे कि आर्टिकल 356 का जो प्रयोग किया गया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और ये अवैधानिक है, इनवैलिड है, तो उसको समाप्त करने के लिए न्यायपालिका आदेश दे सकती है। तीसरा, आर्टिकल 356 किस कारण लगाया गया है, न्यायपालिका राष्ट्रपति से ये पूछ सकती है कि आर्टिकल 356 लगाने के पीछे कारण क्या थे, और अगर उचित कारण राष्ट्रपति द्वारा नहीं बताए जाते हैं तो आर्टिकल 356 को उस राज्य में समाप्त किया जा सकता है, और ये काम करेंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मान लेते हैं किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा, उस दौरान उस राज्य की विधानसभा को निलंबित कर दिया गया या भंग कर दिया गया, और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटेगा, ये भी हो सकता है कि पुरानी विधानसभा को ही दोबारा से जिंदा कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। मान लेते हैं कि आज की विधानसभा है वो अपना काम कर रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया, उस विधानसभा को निलंबित कर दिया, और जब तक राष्ट्रपति शासन हटता उस समय तक उनकी 5 वर्ष की जो टर्म होती है, जो कार्यकाल होता है, पूरा हो चुका है। तो हम जरूरी नहीं है कि नई विधानसभा के चुनाव ही करवाए जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार दोबारा से उसी विधानसभा को जिंदा कर दिया जाए। ये भी कहा गया एसआर मुंबई वर्सेस भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है और बाद में कुछ समय बाद राष्ट्रपति शासन हट जाता है तो जरूरी नहीं है कि एकाएक नई विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं, पुरानी विधानसभा को भी जिंदा किया जा सकता है, और तब तक किया जा सकता है जब तक उसका टाइम यानी कि टर्म अभी पड़ी है, शेष पड़ी है। अब मान लेते हैं कि किसी विधानसभा ने 2 साल तक काम किया, 2 वर्ष तक काम किया, और 2 वर्ष बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, और हम ये मान लेते हैं कि अगले 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा, फिर राष्ट्रपति शासन को हटा दिया, तो कुल मिलाकर 3 वर्ष हो गए, अभी 2 वर्ष बाकी पड़े हैं, तो 2 वर्ष इसी पुरानी विधानसभा को सौंपे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम नई विधानसभा के चुनाव करवाएं। एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरानी विधानसभा को भी जिंदा किया जा सकता है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 5वां कहा गया कि किसी राज्य की विधानसभा को जो भंग करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन के दौरान, वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं न्याय के नियंत्रण में है। यानी कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग किया जाता है तो वो अपने आप में अमर्यादित शक्ति नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, और वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये 5 जो बातें कही गई, ये कही गई एसआर मुंबई वर्सेस भारत संघ केस में, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी, या यूँ कहें कि एक लैंडमार्क जजमेंट है।
विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, लेकिन पहली दफ़ा भंग नहीं किया जाएगा। प्रथम 2 माह में जब राष्ट्रपति शासन लगा है, इनिशियल स्टेज में है, उस समय सिर्फ निलंबित किया जाएगा। फिर कहा गया कि जो 356 है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, राष्ट्रपति से कारण पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर जैसे राष्ट्रपति शासन हटता है तो दोबारा से पुरानी विधानसभा को भी जीवित किया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है। विधानसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो अपने आप में अमर्यादित शक्ति नहीं है, उस पर भी कुछ सीमाएं अंकित हैं। और एसआर बोम्मई में मित्रों एक निर्णय और दिया गया था जिसका संबंध 356 से नहीं है, जिसमें ये कहा गया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि पंथ निरपेक्षता संविधान की मूलभूत संरचना का अंग है, संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा है। ये उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस डिसीजन में किया, किस जजमेंट में किया? तो एसआर बोम्मई वर्सेस भारत संघ केस 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये अविनिर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा है, जो कि अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कुल मिलाकर ये 5-6 बातें हैं जो एसआर बोम्मई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कही। एक केस है मित्रों अरुणा राय वर्सेस भारत संघ वाद 2003। अभी हम बात कर रहे थे एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा है, और उसी पंथ निरपेक्षता से जुड़ी हुई बात अरुणा राय के केस में कही गई। क्या कहा गया? देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 28 जो कि ये कहता है कि किस राज्य द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कह रहा है कि राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अरुणा राय वर्सेस भारत संघ केस 2003 में यह कहा गया कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो ये किसी भी तरीके से हमारी पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। क्या कहा गया? अरुणा राय वर्सेस भारत संघ केस 2003 के मामले में कि किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है, अगर वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी भी जा रही है तो वो पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आगे है मित्रों ये 3 मामले। एक है एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ का केस 1982, दूसरा है PUCL वर्सेस भारत संघ मामला 2002, और तीसरा है ADR वर्सेस भारत संघ 2003। इन तीनों ही मामलों का अगर आपसे संबंध पूछा जाए किससे है, तो मुख्यतः इसका संबंध है मित्रों सूचना के अधिकार से। सूचना के अधिकार से। वैसे सूचना के अधिकार का संबंध अगर पूछा जाए, हालांकि सूचना के अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में शब्दशः कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का संबंध कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार से है। जब हम बात करते हैं भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, जब हम बात करते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, तो वहाँ पर सूचना का अधिकार अपने आप इंक्लूड हो जाता है, अपने आप जुड़ जाता है। और सूचना के अधिकार को उल्लेखित करने के लिए, अभी निर्धारित करने के लिए 3 जजमेंट हमारे सामने हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से वाद का संबंध सूचना के अधिकार से है या कौन से का नहीं है। तो आपको 3 केस याद रखने हैं। एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ 1982, PUCL वर्सेस भारत संघ 2002 और ADR वर्सेस भारत संघ 2003। ये 3 ऐसे मामले हैं जिनका संबंध सूचना के अधिकार से है। और इन तीनों केसेस में ही एक ये बात कही गई कि सूचना के अधिकार का संबंध हमारे आर्टिकल 19 और 21 से है। तो ये 3 केस आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्रस्तावना से संबंधित कुछ केसेस हैं। पहला है बेरुवाड़ी वाद 1960। देखिए, बेरुवाड़ी एक क्षेत्र है जिसका कुछ हिस्सा हमने 1958 में पाकिस्तान को सौंप दिया था, कुछ हिस्सा हमारे पास है। और 1960 में केस बना बेरुवाड़ी वाद, और इस बेरुवाड़ी वाद में
क्या डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रियम्बल है, वो संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसको संशोधित भी नहीं किया जा सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना सिर्फ एक कुंजी है, और इस कुंजी का काम क्या है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके मस्तिष्क को पढ़ा जा सके कि उनके दिमाग में क्या था, उनके आदर्श क्या थे, उनके मूल्य क्या थे, उनकी भावनाएं क्या थी, वो कैसा देश बनाना चाहते थे। प्रस्तावना सिर्फ और सिर्फ कुंजी है हमारे संविधान निर्माताओं की आत्मा को पढ़ने के लिए, हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को पढ़ने के लिए। अतः इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में एक और केस आता है मित्रों, जिसके बारे में हम हज़ारों बार पढ़ चुके हैं, और शायद वो भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट केस है, जो कि है केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में कहा गया, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 जजों की संवैधानिक पीठ का यहाँ पे गठन किया गया था। टोटल 13 ही सुप्रीम कोर्ट में उस समय जज थे, और 13 के 13 जज बैठे थे, और इस पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया, और इस पीठ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और इसी के कारण जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और आपको आइडिया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारी प्रस्तावना को संशोधित किया गया, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, क्योंकि केशवानंद भारती केस में कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और सिर्फ अंग ही नहीं है, अगर संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। उसके बाद 2-3 केस और आते हैं, जिनके बारे में हालांकि हम बेसिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं, और उसके बाद में हमने एक वीडियो बनाई थी फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, वहाँ पर भी बात कर चुके हैं। हम दोबारा से बात कर लेते हैं। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। 17वां संविधान संशोधन के तहत पंजाब राज्य के लैंड रिफॉर्म एक्ट को, लैंड रिफॉर्म कानून को 9th शेड्यूल में डाला गया, जिसके तहत ये कानून बनाया गया कि प्रति व्यक्ति 30 एकड़ जमीन से अधिक कोई व्यक्ति संपत्ति नहीं रख सकता। और उस समय पंजाब राज्य के 2 व्यक्ति, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ और दूसरे थे विलियम गोलकनाथ, जिनके पास लगभग 500 एकड़ भूमि थी, लेकिन उस एक्ट के तहत ये अधिकतम 30 और 30 60 एकड़ भूमि ही रख सकते थे। अतः इस कारण से इन्होंने पंजाब राज्य के उस कानून के खिलाफ तथा 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अपना ये फैसला दिया। 11 जजों की बेंच बैठी थी, 6-5 से निर्णय हुआ था। सुब्बाराव उस समय के सीजेआई थे, और इस पीठ ने कहा कि संसद किसी भी तरीके का कानून बनाकर फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि गोलकनाथ केस का जो भी डिसीजन है वो भूतपूर्व निर्णयों पर लागू नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले निर्णयों पर या आगे आने वाले कानूनों पर ही लागू होगा। भविष्य में लागू हो सकता है, भूत की किसी भी एक्ट, किसी भी प्रावधान, किसी भी डिसीजन पर ये लागू नहीं होगा। किसी भी एक्ट को, किसी भी अधिनियम को, किसी भी निर्णय को ये जो कि भूतकाल के हैं उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। और गोलकनाथ केस में इससे पहले के जितने भी केस थे, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, उन सब केस को पलट दिया गया। और आपको आइडिया है कि बाद में जब केरल राज्य ने लैंड रिफॉर्म कानून बनाया तो एक और केस हमारे सामने आता है, कौन सा? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। इस समय मैंने हम बात कर ली कि 7-6 से निर्णय आया था। टोटल 13 जज थे, 13 के 13 जजों की बेंच बैठी थी। क्योंकि गोलकनाथ केस पर भी इस समय कुछ न कुछ
बात होने वाली थी, इसलिए ये आवश्यक था कि गोलकनाथ केस में जितने जजों की बेंच थी उससे बड़ी साइज की बेंच यहाँ पे बैठे। अतः उस समय 13 जजों की बेंच यहाँ पे बैठी थी। 7-6 से निर्णय हुआ था और निर्णय हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, संसद के पास ये पावर है, परंतु संसद संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का फेरबदल, कोई चेंजेस नहीं कर सकती। लेकिन संसद ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हम किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय समय पर आपको बता दिया जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हमारी संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रीय व्यवस्था, लोकतंत्रीय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, पंथ निरपेक्षता, ये सारी की सारी बातें क्या है मित्रों, ये सारी की सारी बातें बेसिक स्ट्रक्चर के अंग हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। इस बात में ये कहा गया कि अगर इस तरीके से अगर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई आक्रमण होता है तो संसद के उस कानून का जुडिशियल रिव्यू होगा, और जुडिशियल रिव्यू होगा तो उसको समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है मित्रों आज का लास्ट, किहोतो होलोहन मामला, किहोतो होलोहन वाद, किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलहू वाद 1992। देखिए इस केस का संबंध बेसिकली दल बदल से है, एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ है, कि अगर विधानसभा में, लोकसभा में दल बदल होता है तो सबसे पहले कौन डिसीजन लेगा और किसके पास डिसीजन की अंतिम शक्ति रहेगी। इस बात में कहा गया कि अगर किसी सदन में, हम मान लेते हैं कि विधानसभा में अगर दल बदल होता है तो दल बदल के संदर्भ में प्राथमिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, स्पीकर के पास है। पहले स्पीकर निर्णय लेगा, उसके बाद इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर दल बदल हुआ है तो पहले स्पीकर को फैसला लेने दो। स्पीकर ने क्या फैसला लिया है, वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना नेचुरल जस्टिस के साथ मैच करता है, ये बात की बात है। इसमें यह भी कहा गया कि अगर स्पीकर का फैसला सही है, यानी कि उसमें नेचुरल जस्टिस की बात हो रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें किसी भी प्रकार का या दुर्भावना नहीं है, किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्पीकर द्वारा लिया गया फैसला, स्पीकर द्वारा लिया गया निर्णय नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जनादेश के खिलाफ है, और वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर द्वारा लिए गए निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और सिर्फ जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो सकता, स्पीकर के फैसले को पलटा भी जा सकता है। ये कहा गया किहोतो होलोहन केस में 1992 में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये थे मित्रों आज के कुछ महत्वपूर्ण केसेस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। धन्यवाद।